एक दिन बैठा समंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक दिन बैठा समंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। बोझ से लदी एक कागज की कश्ती दिखी तभी, थी छुपी जिसमें पहाड़ों सी व्यथा। देख इतना भार ये अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। मैंने पूछा, वो हंसी और बोली, चलाती चाह है आदमी, चलता नहीं संसार में। मित्रों, सचमुच ये चाह है, जीवन जीने की ललक है, यही हम सबको चलाती है। जी मीडिया की विशेष प्रस्तुति में मैं अन्नू कपूर आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं उस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किससे कामयाबी। आज फिर एक नए हीरो से मुलाकात होगी। आज स्वागत करना चाहूंगा मैं आज के हमारे खास मेहमान, पुणे महाराष्ट्र के सूरज एस झवर का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा जब मैं उन्हें यहां पर आमंत्रित करूं। सूरज एस झवर। झवर साहब, स्वागत है, आइए विराजमान होइए। एक हमारे दर्शकों को एक छोटा सा ऑडियो विजुअल दिखा दूं आपके बारे में। सूरज झवर का जन्म सांगली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। 18 साल की उम्र में कोल्हापुर यूनिवर्सिटी से फार्मासिस्ट की डिग्री लेने के बाद आपने अपने नाना जी के सहयोग से सांगली में ही एक मेडिकल स्टोर की शुरुआत की। कम अनुभव और गलत जगह के चुनाव की वजह से आपको इससे कोई खास मुनाफा नहीं हुआ और आपको इसे बंद करना पड़ा। साल 2003 में आप मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में उतरे। लगभग 5 साल तक ये काम करने के बाद आप बड़े अवसर की तलाश में पुणे आ गए। साल 2008 में आपने अपनी फार्मा कंपनी सियान हेल्थ केयर लॉन्च की। साल 2012 में उत्तराखंड में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। महज 4 लोगों और 25 प्रोडक्ट्स के साथ शुरू हुए सियान हेल्थ केयर में आज लगभग 350 लोग काम करते हैं और उसके 500 से अधिक प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। देश भर में कंपनी की 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं और कंपनी 20 से भी ज्यादा देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। कंपनी का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 33 करोड़ रुपए सालाना हो गया है। ये बिजनेस करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन कहां से मिली और इतनी कम उम्र में इतना कुछ पा गए आप? कोई भी चीज़ में जब होता है तो आदमी ये सोचता है कि खुद का कुछ तो करे। मेरा एक्चुअली जो फैमिली था, इट वाज कम्प्लीटली बिजनेस फैमिली। आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली। मे बी माई फादर वाज डूइंग ओके, बट द रेस्ट ऑफ एंटायर माई रिलेटिव्स एंड कम्युनिटी वर इनटू बिजनेस फैमिली। सो मैं कभी ये लाइफ में नहीं चाहता था कि मैं किसी के अंडर काम करूं, क्योंकि जो भी आजू बाजू में देख रहा था तो खुद का बिजनेस था, वो खुद कुछ अच्छा कर रहे थे वो लोग, एंड दे हैव अ कमांडेबल रिस्पेक्ट इन द सराउंडिंग। तो मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरी भी एक रिस्पेक्ट हो और मेरी भी एक ऐसा कुछ हो कि जिससे मैं खुद कमांड करूँ, ना कि किसी का कमांड लूँ। तो एक एस्पिरेशन दिल में था और वही एस्पिरेशन दिल में लेके मैंने ये सोचा कि भाई जो भी करेंगे खुद का करेंगे, छोटा करो मोटा करो, जो भी करेंगे नौकरी नहीं करनी किसी की। नौकरी नहीं करनी किसी की। यू वांट टू बी योर ओन बॉस। सो दैट फार्मेसी कंप्लीट की और इमीडिएटली मैंने बिजनेस चालू कर दिया। मैं नाना जी से कुछ पैसे लिए और इमीडिएटली मेडिकल स्टोर डाल दिया। तो उम्र कम थी तो मैंने वो जो सिलेक्शन ऑफ जो प्लेस रहता वो सही नहीं किया। अच्छा। तो उसमें ये हो गया कि 4 साल 5 साल तो मैंने चला लिया, पर वह घर में बता नहीं पाया कि ये चल नहीं रही है, क्योंकि घर वालों का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं उनको कुछ कमा के दूँ। वैसे भी बैचलर था तो वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं उनको कुछ कमा के दूँ। तो वो स्टोर बंद कर दिया, किसी को भी बोला नहीं, वो स्ट्रेट मैंने वो स्टोर बंद कर दिया। उसकी जगह होलसेल चालू कर दिया, जो एक्चुअली मेरे घर वालों को मालूम ही नहीं था। अच्छा। तो एक पर्सन को एम्प्लॉय किया जी, और बिकॉज ही हैज़ अच्छा उसको उस चीज़ में नॉलेज था, एक्सपर्टी थी, तो मैंने उसको एम्प्लॉय किया। तो स्टोर तो नहीं चल रहा, तो आई टुक सम मनी आल्सो ऑन लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड माय रिलेटिव, और फिर मैंने कुछ उसमें माल स्टॉक भर के उससे आइडिया लेके वो मैंने चालू किया था डिस्ट्रीब्यूशन का काम। डिस्ट्रीब्यूशन का काम। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम ठीक चलने लगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का काम काफ़ी अच्छा चलने लगा इनफैक्ट। तो फिर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का आइडिया कैसे आया या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कैसे थे ओवर द टाइम आप जब काम करते हो, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया तो एक्चुअली मैंने कुछ मॉडल अलग लाया था, जिसमें मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए लेता था,
कुछ कंपनीज का प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए लेता, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग दोनों के लिए लेता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता था, वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी मैं ही करता था। तो ओवर द पीरियड कि जैसे आप किसी और के प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट कर रहे हो और आपने प्रोडक्ट इस्टेब्लिश कर दिया, तो क्यों नहीं भाई दूसरे का प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करने से अपने प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करें। कैपिटल कहाँ से अरेंज की, पूंजी की व्यवस्था इस बार फिर नाना जी से नाना जी काम आए? नहीं, इस बार मामा जी काम आए। इस बार मामा जी काम आ गए। और इनफैक्ट मैंने जब आगे जो फैक्ट्री डाली उसके टाइम वापस नाना जी के बाद मामा जी ने मदद की। तो इसी बीच में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब तो रिश्ते आने लगे होंगे आपके पास, मतलब लड़का तरक्की कर रहा है तो। फर्स्ट टाइम मेरे वाइफ को मैं तो कविता को देखने गया था जी। एंड भगवान जी ने फर्स्ट ही मैंने बोल दिया कि मेरे को जम गया करके। जम गया। उस मामले में आप लकी रहे। आप जानते हैं कि हमारा देश कोई बिजनेसमैन के लिए ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स इतने हैं, लाल फीताशाही हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा है कि हर बिजनेसमैन को किसी ना किसी पड़ाव पर इन अवरोधों का सामना करना पड़ता है। आपको कहाँ कहाँ लाल फीताशाही का, बाबूगिरी का, अफसरशाही का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उस पर कंट्रोल किया, कैसे उसको पार किया? एज अ बिजनेसमैन योर फर्स्ट रोल इज टू मैनेज एवरीथिंग। आपको हर चीज़ मैनेज करना आना चाहिए और आप ठीक तरह से मैनेज करते हो तो आपके लिए रेड टेप और करप्शन इतना मैटर नहीं करता। इनफैक्ट इफ यू वांट टू गेट अ लाइसेंस इट टेक्स ऑलमोस्ट 2-3 months इन इंडिया। 2-3 months और 2-3 years समटाइम्स इंडिया में तो अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे कि लाइसेंस तो कहते हैं 18 साल में लाइसेंस। तो ये चीज़ें तो है इंडिया में, पर ठीक है, हाउ यू मैनेज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक आई मैनेज दोज थिंग वेरी वेल। आई बीन एक्चुअली ट्रैवलिंग ग्लोबली ऑल्सो। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में गए, हमारे प्रोडक्ट रजिस्टर करवाते हैं, फिर हम लोग उस कंट्री में माल बेचते, इस टाइप का फार्मा में प्रोसेस के नाम बताइए। जैसे हम लोगों का जो नेटवर्क है वो वी आर मोर फोकस्ड ऑन द ROW, दैट इज CIS हो गया। CIS मतलब CIS यूक्रेन एंड लाटविया, यही कंट्री आप बोल सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तो इस टाइप की कंट्रीज। तो आप इस एरिया में जाओगे, उस कंट्रीज में जाओगे तो इनफैक्ट आप देखोगे तो वहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। यू कैन डू बिजनेस ओवर हियर बट यू कैन नॉट डू बिजनेस ओवर देयर। ऐसा हो गया कि वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है फार्मा की, बिल्कुल फैक्ट्रीज नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग बिजनेस नहीं कर पाते। तो आई वॉन्ट से दैट इंडिया इज़ नॉट गुड फॉर बिजनेस, आई थिंक इट इज़ रीजनेबल फॉर बिजनेस। आपका क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हैं कि इंडिया में एक बिजनेसमैन के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्या होगा, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इजाज़त चाहता हूँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके पहले पहचान बढ़ाओ, उसके बाद में जो भी लाइसेंस लेते हैं वो निकालो। उसके लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई, बट डेफिनेटली बिजनेस करना है तो डिफ़िकल्टी सॉल्व करना मतलब ही आप बिजनेस करोगे। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आज कामयाबी के किस्से या सफलता की दास्तान में मुख्य हीरो हमारे हैं, मुख्य नायक हैं, जो न जाने कितने लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। वो हैं पुणे महाराष्ट्र के श्री सूरज एस जंवर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। आपने कहा कि आपकी सफलता में नाना जी का सहयोग है, आपकी सफलता में मामा जी का सहयोग है। बहुत बड़ी बात है कि इन ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी आप जिन्होंने आपका साथ दिया उन्हें भूले नहीं हैं। एक और व्यक्ति हैं जो आपके बड़े भाई हैं, उनका भी सहयोग है। उन्होंने जबकि आपको बहुत बाद में ज्वाइन किया, लेकिन मैं बहुत पुरअखलाक तरीके से उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम श्री पंकज जंवर। जोरदार ताली। पंकज जी, हार्दिक स्वागत है। आइए। आपके बारे में इतना पता है कि आप इंजीनियरिंग के हैं, छोटे भाई आपके फार्मासिस्ट हैं। ये इंजीनियरिंग और फार्मासिस्ट आपने इन्हें ज्वाइन किया बहुत लेटर स्टेज पे। क्या कारण थे, क्या सोच हुई कि ज्वाइन करना है? मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद में अच्छा जॉब किया था BRC में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। उसके बाद में मैं सॉफ्टवेयर में भी जॉब किया था। बट जब मैंने देखा कि सूरज ने जिस जिद से अपना बिज़नेस आगे बढ़ाया है और वो आगे लेके जाना चाहता है, उस जिद को आगे कंप्लीट करने के लिए या विज़न को कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली उसको ज़रूरत थी
कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो उत्तरांचल में हम लोग ले रहे थे उसको अच्छी तरह से सेटअप करें, और उसके लिए डेफिनेटली एक इंजीनियरिंग माइंड या इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो लगता है उसकी ज़रूरत क्लियर कट ध्यान में आ रही थी। तो मैंने यही सोचा कि अभी जो जॉब कर ही रहे हैं इससे अच्छा क्यों नहीं अपने भाई के साथ जुड़ जाए कि जो ऑलरेडी इतना अच्छा बड़ा विजन लेके चल रहा है। तो विजन को कंप्लीट करने के लिए मैंने उसको ज्वाइन किया। तो उत्तरांचल में क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे उनको सॉल्व किया? सी डेफिनेटली पूना में रह के उत्तरांचल में जाके प्लांट सेटअप करना ये डेफिनेटली एक बड़ा काम है, क्योंकि आप एक तो रिमोट जगह पे जाना वाले हो, लोगों को मैनेज करना रिमोटली, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके पहले पहचान बढ़ाओ, उसके बाद में जो भी लाइसेंस लेते हैं वो निकालो, उसके लिए बहुत सारी डिफिकल्टी आई। बट डेफिनेटली बिजनेस करना है तो डिफिकल्टी सॉल्व करना मतलब ही आप बिजनेस करोगे। तो एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक लियाजों की ज़रूरत पड़ती है, वो करेक्ट लियाजों ढूंढना भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे आप कैसे निपटते हैं? आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते वक्त आप उनके साथ में जितना ज़्यादा टाइम स्टार्ट में अगर बिताते तो आप सीखते हो कि भाई उसकी क्वालिटी कैसे है, वो क्या करता है, कितना जेन्युइन है, क्योंकि आप जब तक टाइम नहीं उनके साथ स्पेंड करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और इसी से हमको या एटलीस्ट मेरे को पता चला कि भाई ये कुछ लोग हैं जो अपने को हेल्प कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, और वो वहाँ पे हुआ। और सरकार की तरफ से कुछ आपको मदद मिली वहाँ पर? नहीं, सरकार की तरफ से तो वहाँ पे एक्साइज बेनिफिट था, वो मेन कंटिन्यू हुआ जी। बाकी बेसिक बेनिफिट्स वहाँ पे मिले, इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप द इंडस्ट्री जो भी लगता है बेसिक हेल्प मिली। जहाँ तक नीचे के लोगों से बात करते हैं तब तक ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, बट जब आप खुद जाके कोई भी ऊपर के ऑफिसर के साथ में खुद होकर बात करें और ये उनको बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, काम मिलने वाला है, उससे उनका भी और हमारा भी बेनिफिट होगा, तो वो समझाने के बाद में मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले याद है मैंने आपको हिंट दिया था उस सवाल का कि कैसा चाहते हैं आप सेटअप, कैसा चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी की वो विंडोज़ एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां एक नए उद्यमी को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? नहीं, डेफिनेटली उसके अंदर सिंगल विंडो सिस्टम प्लस डिजिटाइजेशन अगर पूरा कर सके वो, कि जिसके कारण जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्लिक ऑफ बटन, जैसे गूगल पे आप जिसका भी नाम लिखो इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑफ बटन मिल जाए तो ब्यूरोक्रेसी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। डिजिटाइजेशन होना चाहिए एंड देन सिंगल विंडो। आभार व्यक्त करता हूं मैं पंकज जी का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मेहरबान दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एक आईना की तरह है जो एक अनबायस्ड निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। Ladies and gentlemen, welcome back to Reliance Commercial Finance किस्से कामयाबी के। और अब समय है उन्हें बुलाने का जो हमारे कार्यक्रम के एक्सपर्ट हैं, एडवाइज़र हैं, विशेष अतिथि हैं। आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रहा हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के श्री शौविक सेन गुप्ता से, जो ग्रुप बिजनेस हेड हैं। मैं स्वागत करता हूँ दादा, आइए दादा, शौविक सेन गुप्ता, आइए, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी हमारे एडवाइज़र हैं, एक्सपर्ट हैं। ये जो एसएमईज होती हैं उनके लिए क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, इसके ऊपर प्रकाश डालें तो। क्रेडिट रेटिंग जो है, जैसे सूरज जी का एसएमई जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और आगे बढ़ रही है, पर और आगे बढ़ने के लिए जो क्रेडिट रेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एक आईना की तरह है। जैसे कि आपका शरीर है, तो आपको शरीर को जानकारी, शरीर में क्या प्रॉब्लम है नहीं है जानकारी के लिए एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लेने के लिए, वो एक्सपर्ट है, वो बता पाएंगे। तो वैसे ही क्रेडिट एजेंसीज जो होते हैं वो आपके बिजनेस को चारों तरफ से वेरियस एंगल से देखते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री रिस्क क्या हुआ, मैनेजमेंट रिस्क क्या हुआ, वो जो बिजनेस करे, जैसे इन्होंने फार्मासिस्ट है और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रिस्क क्या हो सकते हैं, इस पे एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं। और आज की डेट में भारत में काफ़ी बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज है, जैसे कि क्रिसिल हुआ, इकरा हुआ, सुमेरा हुआ,
केयर हुआ, ये लोग सब एक्सपर्ट्स हैं ये रेटिंग करने को। और ये रेटिंग जब वो करते हैं तो सारे एस्पेक्ट्स एक साथ देख के जब रेटिंग करते हैं और ये रेटिंग रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं। ओके। और ये रेटिंग पब्लिश करने के बाद ये रेटिंग आप अगर फाइनेंसर के पास या बैंकर के पास लेके जाते हो, उनको भी मिलता है काफ़ी सारे इनपुट्स जिससे वो अप्रेजल कर सके, उस प्रोजेक्ट को अंडरराइट कर सके। और रेटिंग बेनिफिट भी रेट पे, कमर्शियल्स पे भी बेनिफिट मिलते हैं। 25 पैसा 50 पैसा काफ़ी बैंक कम देते हैं जब उसका रेटिंग A+, B वेरियस कैटेगरीज है। तो ये रेटिंग जो है एक बिजनेस का इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनिशियल अच्छी क्रेडिट रेटिंग के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर द बेसिक और एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स? जी। सर देखिए, प्री रिक्विजिट्स अगर आप पूछे तो एक तो मैनेजमेंट कौन है, क्या बिजनेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट के पीछे कौन है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना क्लीन है, कितना आप डिस्क्लोज कर रहे हो, आप रिटर्न्स प्रॉपर्ली टाइमली फाइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल रिस्क देखना इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे काफ़ी सारे 4-5 चीज़ें हैं जो देख के एक बिजनेस की हेल्थ का पता चलता है। इट्स लाइक अ प्रोग्रेस हेल्थ रिपोर्ट। रेटिंग रिपोर्ट इज लाइक अ हेल्थ रिपोर्ट। ओके। तो हेल्थ के लिए जो जो ज़रूरी है वो आपको क्रेडिट रेटिंग के लिए उस तरह की चीज़ें बिल्कुल submit करनी करनी पड़ेगी। थैंक यू बिल्कुल। शौविक सर गुप्ता साहब। Thank you थैंक so यू much. सो मच। Thank you थैंक so यू सो much. मच सर। Thank you so थैंक यू। much, sir. मेरे दोस्तों, आपने जाना कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है और किस तरह से ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तुम उन्नति के पथ पर बढ़ते रहो अग्रसर, हम संभव हुआ तो रास्ते में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर भेंट होगी आपसे इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के।